क्वेश्चन नंबर 19, कमल लिमिटेड है, इनके पास 3 डिपार्टमेंट है और तीनों डिपार्टमेंट की परचेजेस यूनिट्स में बता रखी है हमें। तीनों परचेजेस डिपार्टमेंट का टोटल बता रखा है, सेल्स यूनिट्स बता रखी हैं, सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, क्लोजिंग स्टॉक है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट टू कमल लिमिटेड एज्यूमिंग दैट रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल इज यूनिफॉर्म इन ईच केस। ये क्वेश्चंस एक जैसे होते हैं, हर क्वेश्चन में ये पॉइंट लिखा होता है, ये लाइन लिखी होती है कि हर डिपार्टमेंट का जीपी रेशियो सेम है, ये हर क्वेश्चन में लिखा होगा, ऐसे हर क्वेश्चन में। इन्हें करने की टेक्निक भी सेम होती है। आइए हम क्वेश्चन करते हैं साथ में, अभी आपको पता चल जाएगा कैसे करना है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि इन क्वेश्चंस को करते हुए आप क्वांटिटी का भी कॉलम बनाएंगे अलोंग विद अमाउंट। आपको क्वांटिटी का कॉलम भी बनाना चाहिए, अच्छा रहेगा। नहीं बनाएंगे तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन बनाने से थोड़ा ज्यादा सही रहेगा। देखना पड़ेगा, मे बी बैलेंसिंग फिगर निकल कर आया है, ओपनिंग स्टॉक हो सकता है। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट पर्टिकुलर्स ए बी सी क्वांटिटी अमाउंट क्वांटिटी अमाउंट क्वांटिटी अमाउंट पर्टिकुलर्स ए बी सी क्वांटिटी अमाउंट क्वांटिटी अमाउंट क्वांटिटी अमाउंट। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक की जगह छोड़ देते हैं, अगर जरूरत हुई तो पता चल जाएगा। परचेजेस यूनिट्स में पता है हमें 5000, 10,000 एंड 15,000। अमाउंट अलग अलग हमें नहीं पता। सेल्स यूनिट्स में पता है 5200, 9800, 15300। अमाउंट में भी पता है 40 रुपीज के हिसाब से, तो 5200 इंटू 40 कर देते हैं। टू लाख 8,000, 9800 इंटू 45, 4,41,000, 15,300 इंटू 50, 7,65,000। क्लोजिंग स्टॉक 400, 600 एंड 700 यूनिट्स। प्रॉब्लम यह है कि उसकी अमाउंट हमें कॉस्ट पर यूनिट पता नहीं है। तो टोटल अगर हम क्वांटिटी का देखें, क्रेडिट साइड का 5600 आ रहा है ए का, तो डेबिट का टोटल भी 5600 ही होगा। तो ओपनिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 600 यूनिट्स।
ऐसे ही बी का टोटल 9800 और 600 10,400 माइनस 10,000 तो 400 बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक बी का, और ऐसे ही 16,000 माइनस 15,000 1,000 बैलेंसिंग फिगर ओपनिंग स्टॉक का आ जाएगा। तो एक तो ये फायदा हो गया हमारा कि हमने जो ओपनिंग स्टॉक की यूनिट्स नहीं पता थी वो हमने पता लगा ली। अब हमने जो इंफॉर्मेशन लिखी है उसमें बस एक इंफॉर्मेशन नहीं लिखी, वो है परचेजेस की अमाउंट जो है 8,40,000, बाकी हम सब कुछ लिख चुके हैं। अब हमारे सामने प्रॉब्लम ये है कि हमें कॉस्ट पर यूनिट नहीं पता, ना हमें ओपनिंग स्टॉक ना परचेजेस क्लोजिंग, सब में पर यूनिट की कॉस्ट एक जैसी आएगी। ए डिपार्टमेंट में एक सी आएगी, बी में बी की कॉस्ट आएगी, सी में सी की कॉस्ट आएगी, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमें नहीं पता। तो एब्सोल्यूट फिगर जो हमें दे रखी होती है वहीं से कोई रास्ता निकलता है, तो रास्ता कहीं ना कहीं से यहीं से निकलेगा जो है टोटल परचेजेस 8,40,000 की, यहीं से ही हमारा रास्ता निकलेगा क्योंकि इसका यूज नहीं हुआ अभी तक। हमें बता रखा है कि हर एक प्रोडक्ट में प्रॉफिट परसेंटेज सेम है, ऐसा हमेशा बताया जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन में। अगर हर प्रोडक्ट में प्रॉफिट परसेंटेज सेम है तो इसका मतलब ओवरऑल प्रॉफिट भी सेम है, ओवरऑल प्रॉफिट तीनों का मिलाकर भी परसेंटेज सेम ही रहेगा। तो हम इसी परचेजेस का सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ परचेज्ड गुड्स, ये हम निकाल सकते हैं। बस यही की पॉइंट है इस क्वेश्चन का, सेलिंग प्राइस ऑफ परचेज्ड गुड्स निकालना, यही है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है। क्या जो माल खरीदा है हमने, कितना खरीदा है, एक ही हमने 5,000 यूनिट्स खरीदी है, उसका हमें परचेज प्राइस नहीं पता लेकिन सेलिंग प्राइस तो पता है, और इसका सेलिंग प्राइस है 40। बी की हमने यूनिट खरीदी है 10,000, इसका सेलिंग प्राइस है 45, और सी की यूनिट हमने खरीदी है 15,000 और इसका सेलिंग प्राइस है 50। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं उस वाले माल की सेलिंग प्राइस निकाल रहा हूं जो माल मैंने खरीदा है। उससे फायदा क्या होगा, उससे फायदा ये होगा कि इस माल की कॉस्ट प्राइस पता है हमें 8,40,000, इसी का सेलिंग प्राइस आ जाएगा तो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगी। वो प्रॉफिट परसेंटेज सबके लिए सेम है और सबका सेलिंग प्राइस पता है, तो सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट परसेंटेज लेस करके कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो ये काम हमें करना था इस क्वेश्चन के अंदर। तो 5,000 इंटू 40 2 लाख हो जाएगा, 4,50,000 7,50,000, और जो टोटल आ जाएगा वो आ जाएगा 14 लाख। तो 8,40,000 की कॉस्ट, 14 लाख का सेलिंग प्राइस, और जो प्रॉफिट आ जाएगा वो आ जाएगा 5,60,000। प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगी 5,60,000 डिवाइड बाय 14 लाख इंटू 100, 40% ऑन सेल्स। तो सेल्स का 40% प्रॉफिट है। अब हमारा काम हो गया। अब ए में सेलिंग प्राइस है 40, इसमें से प्रॉफिट हटा देते हैं 40%, दैट इज 16, तो 24 हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। बी का सेलिंग प्राइस 45 है, इसमें प्रॉफिट हटा देते हैं 18, 27 आ जाएगा। और जो सी है
इसमें 30 आ जाएगा। तो ये कॉस्ट प्राइस आ गया हमारा। और एक बार ये कॉस्ट प्राइस आ गया तो अब हमारा काम हो गया 24 इंटू 600। तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा ओपनिंग स्टॉक कितने का है, 14,400। 24 इंटू 5,000 1,20,000 हमारी परचेजिंग कॉस्ट आ जाएगी, एंड 400 तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। 27 इंटू 400 10,800 10,000 2,70,000 and 600 16,200। 30 into 1,000 30,000 15,000 so 4,50,000 and 700 is 21,000। तो अब हम प्रॉफिट निकालने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। प्रॉफिट निकालते हैं। 7,65,000 प्लस 21 7,86,000 माइनस 3,000 माइनस 4,50,000 30,000। तो ये आ जाएगा 3,06,000 ग्रॉस प्रॉफिट 3,06,000। बी का हिसाब देखते हैं। 4,41,000 प्लस 16,200 4,57,200 माइनस 10,800 माइनस 2,70,000 1,76,400। 2,08,000 9,600 2,17,600 minus 14,400 minus 1,20,000 83,200। तो ये हर क्वेश्चन इसी टाइप से होता है, एक जैसे क्वेश्चंस होते हैं, इन सब में यही काम करना होता है। हमें कॉस्ट प्राइस निकालना होता है। टोटल परचेजिंग कॉस्ट दे रखी होगी, परचेजिंग कॉस्ट का सेलिंग प्राइस निकाल के एक ओवरऑल परसेंटेज लगाएंगे, निकालेंगे और उसे हर सेलिंग प्राइस पर लगाकर कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। You are given the following particulars of Messrs Ranveer having 3 department। हमारे पास 3 डिपार्टमेंट है। ABC हमें परचेजेस, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स में दिया है। हम लोग सेल्स बड़े आराम से निकाल सकते हैं। परचेजेस दिया है, परसेंटेज ऑफ जीपी हर एक केस में सेम है, तीनों डिपार्टमेंट का जीपी रेशो सेम है। परचेजेस और सेल्स 2 साल से सेम है। सेलिंग प्राइस भी हमें दिया हुआ है। हमें डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले हम जब डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो देखते हैं कि हमें क्या इशू आएगा। सबसे पहले हम मिलकर बनाते हैं, आप भी बनाइए, मैं भी बनाता हूँ डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि यूनिट्स का कॉलम भी बनाएंगे, तो यूनिट्स का कॉलम भी बनाएंगे। पर्टिकुलर्स डिपार्टमेंट यूनिट्स का कॉलम भी ये फॉर्मेट हो गया हमारा डिपार्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट पर्टिकुलर।
सबसे पहले जो हमें इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो हम सब लिख लेते हैं। जैसे हमें परचेजेस ओपनिंग स्टॉक हमें दे रखा है 200 यूनिट्स में, 300 है यूनिट्स में, और सी परचेजेस 100 1000 1000 स्टॉक 100 सेल्स प्राइस पर यूनिट दिया है और कुछ नहीं दिया, टोटल परचेजेस का अमाउंट दिया। तो यहाँ पर आकर हम अटक जाएंगे, तो हमें वर्किंग नोट में सेल्स निकालनी होगी। तो सेल्स होती है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। यूनिट्स में आ जाएगी हमारे पास सेल्स। एक ही सेल निकाल लेते हैं, 200 प्लस 300 माइनस 100। तो हमारे पास एक ही सेल आ जाएगी, 100 यूनिट्स 100 1140 50,000 माइनस 2 लिख लेते हैं यूनिट्स में 4050 टोटल कर लेते हैं यूनिट्स का, या हम ऐसा भी कर सकते थे कि टोटल यूनिट का करके बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते, सेल्स की यूनिट्स आ जाए। सेल्स का अमाउंट भी बता रखा पर यूनिट 20 रुपीज। 20 रुपीज के हिसाब से सेल्स का अमाउंट निकाल लेते हैं 32,000। 1140 इंटू 20 25 है इसका सेलिंग प्राइस 28,500, और सी का सेलिंग प्राइस दिया पर यूनिट 30 और यूनिट है 1950 58,500। यहां पर आकर हम अटक जाएंगे, इसके आगे हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसके आगे करने के लिए हम लोगों को एक टेक्निक अपनानी पड़ेगी जो इस टाइप के हर क्वेश्चन में अपनानी होती, और वो क्या है? तो टेक्निक ये है कि हमें जो टोटल परचेजेस दी हुई है इसका यूज करते हैं। कैसे यूज करेंगे उसे समझिए। परचेजेस दी हुई है, ए की 1500 यूनिट्स, बी की 1000 यूनिट्स, सी की 2000 यूनिट्स। इनका अलग अलग अमाउंट तो नहीं दिया लेकिन टोटल अमाउंट 92,000। अब हमें क्या टेक्निक अपनानी है? इन्हीं यूनिट्स की सेल्स निकाल लेते। 1500 ए की यूनिट परचेज करिए, इसी की सेल्स निकाल लेते हैं 20 के हिसाब से। बी की 1000 है, इसी की 25 के हिसाब से सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। और सी की 2000 यूनिट्स हैं, सी का 30 के हिसाब से। इन्हीं सब जो यूनिट खरीदी हैं उन्हीं खरीदी हुई यूनिट का सेलिंग प्राइस हम कंप्यूट कर रहे हैं। जो परचेज्ड यूनिट है उन्हीं का हम सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं। ये हो जाएगा 30,000, 55,000 एंड 60,000, टोटल 1,50,000। तो यही माल है जिसकी कॉस्ट प्राइस 92,000 है, यही माल है जिसका सेलिंग प्राइस 1,15,000 है। तो इन तीनों के ऊपर टोटल कंबाइन जीपी जो हो गया हमारा, हो गया 1,15,000 माइनस 92,000।
तो इस पर जीपी जो हो गया हमारा 23,000, जीपी रेशो 23,000 डिवाइड बाय 1,50,000 20%। इस क्वेश्चन में एक बात बोल रखी है कि तीनों गुड्स पर तीनों डिपार्टमेंट का जीपी रेशो सेम है। ये पॉइंट हमें दे रखा है सेकंड में। परसेंटेज ऑफ जीपी ऑन टर्नओवर इज द सेम इन ईच केस, और थर्ड पॉइंट में दे रखा पिछले 2 साल से सेम, मतलब ओपनिंग स्टॉक में भी वही है सब कुछ। तो जीपी रेशो सबका सेम है, तो ABC सबका जीपी रेशो 20% है। अब हम इस मेथड से कॉस्ट प्राइस निकाल सकते। कैसे? सेलिंग प्राइस माइनस जीपी। ए का सेलिंग प्राइस है 20, इससे 20% लेस कर देते हैं, जीपी हो जाएगा क्योंकि प्राइस पर है। 25 में से 20 हो जाएगा, 30 में से 20% कर देते हैं तो 24 हो जाएगा। तो 16, 20 एंड 24, इस हिसाब से अब हम सब कुछ निकाल सकते हैं। ओपनिंग स्टॉक ए का 16 इंटू 200, 3200 रुपीज हो गया। परचेजेस भी 16 के हिसाब से निकाल लेते हैं, तो 16 इंटू 1500, 24,000। क्लोजिंग स्टॉक भी निकाल लेते हैं, 16 इंटू 100, 1600। ऐसे ही 20 से मल्टीप्लाई करते हैं, बी का 20 इंटू 300, 6000, 20 इंटू 1000, 20,000, और 20 इंटू 160, 3200। 24 से मल्टीप्लाई करते हैं सी के ओपनिंग स्टॉक को, 3600, 2000 to 24, 48,000, 200 to 24, 4800। हमने सारी कैलकुलेशन अब कर ली। अब हम जीपी निकाल सकते हैं, टोटल कर लेते हैं। 1600, 33,600 माइनस 24,000, 6,400। ये हम ऐसे भी निकाल सकते थे, 32,000 का 20%, 20% जीपी। ऐसी 28,500 का 28%, 5,700 आएगा जीपी। हम चेक कर सकते हैं टोटल 6,000, 20,000, 5,700, 31,700, 31,700। ऐसे ही 58,500 का 20%, 11,700 जीपी आएगा। टोटल 8,500 प्लस 48,000, दोनों साइड का टोटल मैच हो जाए। तो ये था हमारा टेक्निक। हर क्वेश्चन इसका इसी टाइप का होता है। हम लोगों को टोटल परचेजेस दे रखी होती है, टोटल परचेजेस का उसी यूनिट का सेल निकालते हैं, टोटल डिफरेंस करके जीपी निकालते हैं, जीपी रेशो निकालते हैं, उसे पूरे क्वेश्चन पर अप्लाई कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 21, ऋषि है और वो 3 डिपार्टमेंट है ऋषि के पास, और वो सब पे एक जैसा प्रॉफिट कमाता है। परचेजेस हमें बता रखी है, ए डिपार्टमेंट ए, आर और जेड नाम है, और कितने कार्टून्स हैं, कार्टन्स हैं मतलब कितनी यूनिट्स हैं वो बता रखी है कि कितनी यूनिट्स परचेज करी है। टोटल यूनिट है 6 लाख रुपए की। कितनी यूनिट सेल करी है और कितने रुपीस पर यूनिट के हिसाब से सेल करी है ये भी बता रखा है। ओपनिंग स्टॉक कितना है ये बता रखा है। हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है कॉर्नर फॉर्म में, और वर्किंग के साथ बताना है जीपी कितना होगा। अगर डिपार्टमेंट वाइज प्राइस और वैल्यू बताना है, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बतानी है। तो कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी है जो क्वेश्चन में होनी चाहिए लेकिन नहीं है, तो जब अभी हम क्वेश्चन करने लगेंगे तो हमें पता चलेगा। तो आइए आप भी करिए, मैं भी करता हूं, तो पता चलेगा कि क्या चीज ऐसी है जो होनी चाहिए लेकिन हमारे को दे नहीं रखी है।
तो इसमें डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग पी एंड एल बनाते हैं हम लोग। डिपार्टमेंटल, हमारे पास 3 डिपार्टमेंट है यहाँ पर। यहाँ क्वांटिटी का कॉलम भी हमें बनाना पड़ेगा, अमाउंट के साथ साथ क्वांटिटी का कॉलम भी हमें बनाना पड़ेगा। तो वो थोड़ा सा इशू है कि हमें ज़्यादा जगह चाहिए करने के लिए। पर्टिकुलर्स, डिपार्टमेंट का नाम है ए, आर और जेड। क्वांटिटी अमाउंट, क्वांटिटी अमाउंट, क्वांटिटी अमाउंट, और ये ऐसा ही क्रेडिट साइड में भी बनाना है। ठीक है, तो हमारा डेबिट और क्रेडिट साइड में थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन, क्योंकि इसमें हमें यूनिट्स का कॉलम भी बनाना है। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट, तो थोड़ा यूनिट का कॉलम भी बनाना है, तो जगह हमें थोड़ी सी ज्यादा चाहिए कि थी। तो जो जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है पहले उससे नोट डाउन कर लेते हैं, बिना ये सोचे समझे कि हमें क्या दिया है और क्या नहीं दिया। तो हमें दिया है ओपनिंग स्टॉक, तो मैं ओपनिंग स्टॉक लिखता हूं। तो ओपनिंग स्टॉक दिया है हमें 4000, 5000 और 4000 कार्टन्स, मतलब यूनिट्स हमें दिया है, तो मैंने वो लिख दिया ओपनिंग स्टॉक। मैंने परचेजेस लिखनी है, तो परचेजेस लिख दिया मैंने। परचेजेस मुझे दिया हुआ है 15,000, 20,000 और 15,000। अमाउंट अलग अलग नहीं पता मुझे, टोटल पता है 6 लाख का माल है, अलग अलग नहीं पता कितने का है, तो जो नहीं पता तो नहीं लिख सकता। सेल्स दिया है तो सेल्स को लिख देता हूं। सेल्स है मेरे पास बाय सेल्स, सेल्स है यूनिट में 16,000, 22,000 और 17,000। अमाउंट है हमें बता रखा 20 रुपए, 15 रुपए और 10 रुपए, तो 16,000 यूनिट 20 रुपए के हिसाब से कितने की हो जाएगी? तो 3,20,000 रुपीज लिख देता हूं मैं, जो सेल्स हुई है 3,20,000। और 15 रुपए के हिसाब से, और 10 रुपए के हिसाब से, ये हमने लिख लिया जो जो क्वेश्चन में दिया था। और मैं क्या करता हूं, क्लोजिंग स्टॉक भी निकाल सकता हूं, है ना। मुझे यूनिट्स में पता चल जाएगा क्लोजिंग स्टॉक कितना है, तो क्लोजिंग स्टॉक भी निकाल सकता हूं मैं।
क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट से लिखता हूं मैं बाय क्लोजिंग स्टॉक। मुझे पता है डेबिट में यूनिट का टोटल 19,000 है, ए का तो 3,000 यूनिट्स हैं, आर का 3,000 और इसके आगे हम कुछ भी नहीं कर सकते, अटक गए हम यहाँ पर। अब इसकी एक ट्रिक है, जो आप उस ट्रिक को लगाएंगे तो आपके सारे क्वेश्चन इस टाइप के हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इस टाइप के। वो ट्रिक क्या है वो समझते हैं। हमें हमेशा क्वेश्चन में ये देखना चाहिए कि हमें एब्सोल्यूट फिगर क्या दी हुई है, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या दी है। हमें पता टोटल परचेजेस है 6 लाख की, और हमें हर एक यूनिट का पर यूनिट का सेलिंग प्राइस भी दिया हुआ है, और ये दिया है कि हर एक टाइप के माल पे परसेंटेज प्रॉफिट जीपी रेशो सब पे सेम है, तीनों टाइप के माल पे जीपी रेशो सेम है। अब पता है इसकी टेक्निक ये है कि हमें जो माल खरीदा है ए, आर और जेड, 15,000 कार्टन है, 20,000 कार्टन है और 15,000। इनका सेलिंग प्राइस तो पता लगा सकते हो, 20 रुपए, 15 रुपए और 10 रुपए के हिसाब से कितना आया बताओ? 3 लाख, 3 लाख टोटल। तो जो माल 6 लाख का खरीदा वही माल अगर हम बेचें तो 7.5 लाख का बिकेगा। तो इस पर जीपी जो होगा 1,50,000 होगा। जीपी रेशो क्या होगा? जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100। तो कितना आया? 20%। बस यही एक टेक्निक थी जो लगानी थी। अब जीपी रेशो 20% आ गया तो हमें पता चल जाएगा ए की कॉस्ट क्या है, 20 माइनस 20%, 16। आर की कॉस्ट क्या है, 12। जेड की कॉस्ट क्या है, 8। तो 16, 12, 8 कॉस्ट आ गई। बस अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। अब अप्लाई कर देते हैं। बताओ 16 क्या आई है? 16 ए की, तो पहले ए पे लगा दो। 16 इंटू 4,000, 64,000। 2,40,000। क्लोजिंग स्टॉक 48,000 है ना। जीपी निकाल लेते हैं। $64,000। वैसे ये बिना कैलकुलेट करे भी मैं निकाल सकता था कि ए ने जो यूनिट बेची है 16,000 बेची है, 3,20,000 की, तो 3,20,000 का सेलिंग प्राइस और 20% जीपी रेशो है, तो 64,000 ही आएगा ना। तो चेक भी कर सकता हूं मैं, ठीक है। अब मैं आर के लिए निकालता हूं। आर की जो कॉस्ट आई थी कितनी आई थी? 12 रुपए। तो 12 रुपए के हिसाब से निकालता हूं मैं 60,000, 2,40,000, 36,000 टोटल, 3,66,000 माइनस 3 लाख, तो
66,000 आ गया। चेक कर सकता हूं मैं। आर की जो सेल है वो है 3,30,000। 3,30,000 का 20% 66,000 ही होता है। तो बैलेंसिंग फिगर निकालूं तो भी वही आ रहा है, और वैसे कैलकुलेट कर रहा हूं तो भी वही आ रहा है। 8 रुपए की कॉस्ट है ना जेड की, 32,000, 1,20,000, 16,000, 34,000, चेक कर सकता हूं मैं। 1,70,000 का 20% 34,000 ही होता है। तो पूरे क्वेश्चन में बस एक ही ट्रिक थी, ये हमें क्या पता लगाना था, जो माल खरीदा उसकी कॉस्ट क्या है, उसका सेलिंग प्राइस क्या है, उसका जीपी रेशो क्या है, वो जीपी रेशो सब पे अप्लाई कर दिया। हर एक क्वेश्चन में ऐसा ही करना है, इस टाइप का हर क्वेश्चन ऐसा ही होगा। चलिए एक क्वेश्चन और आ गया जैसा अभी हमने प्रैक्टिस किया है। यहाँ पर ए बी सी 3 डिपार्टमेंट हैं, और वही परचेजेस हमें टोटल में रुपीज में दिया है, और सेलिंग प्राइस पर यूनिट है। हमें डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग बनाना है एज्यूम करते हुए कि जीपी जो है सभी प्रोडक्ट में एक जैसा है, एक जैसा परसेंटेज है। ये एजम्पशन बहुत जरूरी है, अदरवाइज हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। वर्किंग नोट में हम सबसे पहले निकालते हैं जीपी रेशो। जीपी रेशो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल में चलते हैं। टोटल में हमें परचेजेस पता है 6 लाख रुपीज है। ये जो माल है परचेज किया हुआ माल है, और परचेजेस गुड्स का कॉस्ट प्राइस है। इसी परचेज गुड्स का हम सेलिंग प्राइस भी निकाल सकते हैं। जैसे 6,000 यूनिट से ए की, और ए की यूनिट का सेलिंग प्राइस है 40, बी 12,000 परचेज किया है और इसका सेलिंग प्राइस है 45, सी तो ये जो माल खरीदा था हमने 6 लाख का, उसी माल का ही सेलिंग प्राइस है। तो ये टोटल कर लेते हैं, ये 2,40,000, ये 5,40,000, ये 7,20,000। टोटल 15 लाख, काफी ज्यादा आ गया ये तो। जीपी 9 लाख, जीपी रेशो द जीपी ऑन नेट सेल्स इंटू 100, जीपी है 9 लाख, नेट सेल्स, नेट सेल्स अभी अभी हमने निकाली 15 लाख, %60। तो 60% है हमारा जीपी रेशो। ऐसा हर क्वेश्चन में जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं सब में ही हम करते हैं। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 40, 45, 50, जीपी रेशो 60%,
तो जीपी रेशो से ये जीपी आया निकल के, ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ है 1 यूनिट पर। तो हम का कॉस्ट निकाल लेते हैं। कॉस्ट पर यूनिट 16, 18, 20। इस टाइप के हर क्वेश्चन में यही काम करना है आपको, हर क्वेश्चन में यही काम करना है, ठीक है। तो अब हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, जो मेन हमारे को इस क्वेश्चन में करना था। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट इस समय रात बहुत ज्यादा हो गई है, तो लाइन ड्रॉ करते हुए तो मैंने एक झपकी भी मान ली बीच में। पार्टी से आया था अभी अभी, और पार्टी से जब आते हैं तो पेट फुल होता है। पेट फुल है तो नींद भी आती है। चलिए हम बनाते हैं डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट। देखो नींद का आलम ये है कि मेरे पास 3 डिपार्टमेंट हैं, और मैं कॉलम 2 डिपार्टमेंट के लिए ही बना। डिपार्टमेंट का भी इंतजाम करते हैं। आ गया यहाँ पर 3rd डिपार्टमेंट। ठीक है, ये नाम है ABC। ठीक है, जाने का नाम ही नहीं दे रहा। चलिए सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया है तो अभी निकल जाएगा, कोई बात नहीं। ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया तो हम निकाल लेंगे इसको, बैलेंसिंग फिगर। परचेजेस दिया है यूनिट्स में, तो परचेजेस पर की नोट में मैं पहले निकाल ही लेता हूँ ओपनिंग स्टॉक कितना है। ABC क्लोजिंग स्टॉक 600, 960, 36 प्लस कर देता हूँ मैं इसमें सेल्स। जितनी यूनिट सेल की है 6120, 7520, 14906, ये हमने सेल्स करी है यूनिट्स। इसमें से अगर मैं परचेजेस वाली यूनिट्स हटा दूं तो मेरे पास जो बचेगा वो ओपनिंग स्टॉक होगा। ठीक है,
ये हो जाएगा 720 यूनिट्स ए की 960 प्लस 11,520 माइनस 12,000 480। अब आपको ये तो पता ही है ना कि क्लोजिंग स्टॉक और सेल्स जो यूनिट्स में है वो राइट साइड आते हैं ट्रेडिंग के, परचेजेज ओपनिंग स्टॉक लेफ्ट साइड मतलब ओपनिंग डेबिट साइड आते हैं। तो हमने क्या करा, ये जैसे ट्रेडिंग अकाउंट होता है यहाँ पर सेल्स क्लोजिंग स्टॉक यहाँ ओपनिंग और परचेजेस, परचेजेस को इधर भेज दूंगा तो माइनस हो जाएगा और मेरा आंसर ओपनिंग स्टॉक बचेगा। ये काम किया है मैंने। और लास्ट में 36 14 9 70 माइनस 14 400 612। तो ये मेरे पास सारी यूनिट्स आ गई हैं। ओपनिंग स्टॉक को रेट हमें पता ही है 16 रुपये 18 रुपये और 20 रुपये। चलिए ओपनिंग स्टॉक 720 यूनिट्स हैं ए की और 16 रुपीज़ के हिसाब से 11,520 रुपीज़ की हो जाएगी। ये निकाल कर बता देता हूँ, टाइप से आप सब निकालेंगे। आपका जो ओपनिंग स्टॉक है वो 720 यूनिट्स है और एक यूनिट का जो अमाउंट है वह है 16 रुपये। 720 इंटू 16 11,520। इसी तरीके से बी का निकाल लेते हैं। 480 मल्टीप्लाई बाय 18 8,640। ऐसे सी का कैलकुलेट कर लेते हैं। 612 मल्टीप्लाई बाय 20 तो ये हो जाएगा 12,240। नेक्स्ट है परचेज्ड अमाउंट 6 लाख और परचेज यूनिट्स हैं। तो परचेज यूनिट्स हैं हमारी, जैसे ए की परचेज यूनिट्स 6,000 है। अब इस 6,000 को 16 रुपए के हिसाब से खरीदा होगा। 6,000 इंटू 16, ठीक है। 96,000 हमारा आ गया परचेजेस। ये भी निकाल के बता देता हूँ एक वैल्यू कैसे आई। परचेजेस यूनिट्स हमें पता ही है, दे ही रखी है 6,000 क्वेश्चन में हमें दी है और एक यूनिट तो हम निकाल चुके हैं 16 रुपीज के हिसाब से। 6,000 इंटू 16 96,000। अब बी में भी यही काम करते हैं। तो जो बी का परचेजेस है वो 12,000 है और इसका कॉस्ट प्राइस 18 है। तो ये अमाउंट हो जाएगी 2,16,000। और सी की बात करते हैं। सी का जो परचेजेस है वह 14,400 और इसका प्राइस है 20। तो ये हो गया अमाउंट 2,88,000। सेल्स लिखते हैं। सेलिंग प्राइस भी दिया है, सेलिंग यूनिट्स भी दिया है। तो 6,120 इंटू 40 2,44,800। ये भी मैं निकाल के दिखा देता हूँ। हमारी जो सेल्स यूनिट है वह 6,120 और एक यूनिट का सेलिंग प्राइस 40। तो 6,120 इंटू 40 हमारा ये सेल्स है। इसी तरीके से 11,520 मल्टीप्लाई बाय 18 तो हमारी सेल्स आ जाएगी, सेलिंग प्राइस 45। तो सेल्स यूनिट्स 11,520, सेलिंग प्राइस 45। तो ये 5,18,400 की हो जाएगी। सी की सेल्स यूनिट और सेलिंग प्राइस दिया है
तो उसे लिख लेते 14,976 इंटू 50 7,48,800 क्लोजिंग स्टॉक 600 यूनिट है और 16 रुपए के हिसाब से ले लेते 9600। ये भी हम निकाल कर दिखा देते हैं, बाद में कोई दिक्कत ना हो, कंफ्यूजन ना हो। तो क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है ए का 600 यूनिट और इसका प्राइस हमने निकाला था 16 रुपए। ₹9600। बी की बात करते हैं 960 हमारे पास यूनिट है और प्राइस है 18। 960 इंटू 18 17,280। सी की बात करते हैं 14,976 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 50 से, सेलिंग प्राइस 50 है तो हमारे पास आ जाएगा, ये तो हो गया क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास 36 यूनिट और 20 रुपीज के हिसाब से, तो ये हो गया हमारा 720। ठीक है, अब हमारे पास जीपी निकालने के लिए सारा मटेरियल है तो इसका टोटल कर लेते हैं 254,400 और जीपी आ जाएगा। मैं नींद में हूं तो शायद बीच में कहीं और चला जाऊं। 1,46,880 तो क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला है। अगर आप को ये क्वेश्चन समझ में आ गया, जो कि पहले के क्वेश्चंस की तरह ही है, सिंपल ही है, मेरा नींद से जागना सफल हो जाएगा। 5,35,680 फिर 640 3,11,040 रुपीज लास्ट सी। तो प्रॉफिट 449,280 आ गया। टोटल 7,49,520। तो ये डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट बनाना था, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ, क्योंकि इंफॉर्मेशन पूरी नहीं थी, उसके लिए हमें ये सारा काम करना पड़ा। Messrs. Shashi has two department, cloth and outfitting. The later department, later मतलब outfitting department, gets all its requirement of cloth from the cloth department at the usual selling price. तो normal selling price पर माल जाता है, में ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। दिसंबर को ट्रायल बैलेंस हमें दे रखा है, शेयर कैपिटल है, ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेस सेल्स ट्रांसफर किया एक दूसरे को नॉर्मल सेलिंग प्राइस पर, फीस है डायरेक्टर की, रेम्यूनरेशन है, वेजेस एंड सैलरी है, ऐसे दुनिया भर के एक्सपेंस और असेट दे रखा है। ओपनिंग स्टॉक पर स्टॉक रिजर्व भी दिया है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ क्लॉथ द क्लॉथ डिपार्टमेंट एंड दैट इज ऑफ द आउटफिटिंग डिपार्टमेंट दे रखा है। कॉस्ट टू द रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट मतलब जिस डिपार्टमेंट के पास माल है उसकी अपनी कॉस्ट पर है। तो ए ने 100 का माल सपोज 125 में दिया बी को, बी की कॉस्ट 125 है तो वो 125 में ही है, क्योंकि ये कॉस्ट है बी की, ए का सेलिंग प्राइस है 120। तो इसका मतलब नॉर्मल बात है, ये तो अंदर स्टॉक रिजर्व
इंक्लूड है, मतलब अनरियलाइज प्रॉफिट इंक्लूड है, तो उस स्टॉक रिजर्व तो हमें बनाना ही पड़ेगा। इट इज डिजायर्ड टू असर्टेन प्रॉफिट और लॉस एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट। ट्रेडिंग कंडीशन एंड अकाउंटिंग मेथड्स इन 2016 वर द सेम एज 2015। ये कहने का मतलब ये है कि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक पर आपको अलग अलग रिजर्व बनाने की जरूरत नहीं है, आप नेट अमाउंट से बना सकते हो, क्योंकि जो पिछले साल की कंडीशन थी वही सिचुएशन और कंडीशन इस साल की है। तो बच्चों हम पहले बनाते हैं ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट। तो अब भी मेरे साथ साथ करिए। डिपार्टमेंट पर्टिकुलर बोथ आउटफिटिंग डिपार्टमेंट यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा सबसे पहले 1000। परचेजेस आ जाएगा 25 700,000। सेल्स 1,50,000। ट्रांसफर है 50,000 का एक डिपार्टमेंट से दूसरे पर बाय ट्रांसफर। क्लोथ ने आउटफिटिंग को ट्रांसफर क्रेडिट में, आउटफिटिंग के डेबिट में। डायरेक्टर फीस पी एंड एल में आती है, तो डायरेक्टर एंड रेम्यूनरेशन 30,000। इसके लिए लेकिन अलग से अगर हम देखें तो ये ट्रायल बैलेंस है, तो ट्रायल बैलेंस के अंदर हमें क्लॉथ और फिटिंग के लिए, आउटफिटिंग के लिए अलग अलग डायरेक्टर रेम्यूनरेशन नहीं दी। इसका मतलब ये जनरल पी एंड एल में आ जाएगा। ठीक, हम बनाएंगे जनरल पी एंड एल। आ जाएगा डायरेक्टर्स फीस है 30,000। वेजेस एंड सैलरी अलग अलग दिया हुआ है, 20,000 एंड 40,000। रेंट इसके बारे में बता रखा है हमें, 3/4 क्लोथ का है, तो 8,000 का 3/4 होता है 6,000। 4th का मतलब 3:1 के रेशो। लाइटिंग
लाइटिंग के लिए भी ये लिखा 3/4 है, 3 और 1 के रेशो में हो जाएगा 300 एंड 500। डेप्रीशिएशन 5000 आउटफिटिंग का है। तो देखो पहले आउटफिटिंग लिखा है कंफ्यूज करने के लिए, पहले आउटफिटिंग है तो स्टूडेंट क्या कर सकता है, पहले 5000 लिख दे बाद में 1000, लेकिन आउटफिटिंग का नाम बाद में लिखा है तो ये ध्यान रखना है। ऑफिस सैलरी, ऑफिस सैलरी के लिए हमें कोई सेग्रीगेशन नहीं दे रखा है, जनरल P&L में आ जाएगा ऑफिस सैलरी 15,000। फर्नीचर तो बैलेंस शीट में आएगा। ऑफिस एक्सपेंसेस 4,000, वो भी कॉमन एक्सपेंस। इक्विपमेंट बैलेंस शीट में आएगा। कैरिज इनवर्ड टू कैरिज इनवर्ड, और लिखा हुआ है कि ये क्लॉथ की है, क्लॉथ में ही आ जाएगा 6,000। इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में आएगा इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, ये हमारी एक नॉर्मल जनरल इनकम है, जनरल P&L में इनकम फ्रॉम 9,500। ओपनिंग स्टॉक रिजर्व भी जनरल P&L में आएगा क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व भी लिखेंगे 500, और बैलेंस शीट में कैश एट बैंक आ जाएगा। हमें क्लोजिंग स्टॉक बता रखा है 96,000 टू 7,500 है, क्लोजिंग स्टॉक 96,000 और 500। अब हम जीपी निकाल लेते हैं, टोटल कर लेते हैं 12,50,000 96,000 13,96,000 टोटल आ गया। माइनस जीपी आ गया हमारा 1,30,000। आउटफिटिंग का कैलकुलेशन कर लेते हैं, टोटल दिया हुआ हमें 157,500। $52,500 प्रॉफिट आ जाएगा आउटफिटिंग का बाय नोट डाउन 1,500। नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं। ₹45,000 का नेट प्रॉफिट आ गया डिपार्टमेंट आउटफिटिंग का, और ग्रोथ का आ गया 1,21,500। जनरल P&L में आ जाएगा नेट प्रॉफिट 500,000। अब बात है केवल और केवल स्टॉक रिजर्व की। तो यहाँ पर हम देखें तो ट्रांसफर केवल क्लोथ ने आउटफिटिंग को किया है, आउटफिटिंग ने क्लोथ को ट्रांसफर नहीं किया है। तो हम लोगों को स्टॉक रिजर्व निकालना है, स्टॉक रिजर्व निकालने के लिए जीपी रेशो निकालना पड़ेगा, रेशो ऑफ क्लोथ जीपी ऑन नेट सेल, ये 1,30,000
सेल्स में 30,000 का ट्रांसफर भी आएगा क्योंकि सेलिंग प्राइस पर है। 10% जीपी रेशो हो गया। इसका मतलब जो हमारे पास क्लोथ डिपार्टमेंट से माल गया है जीपी रेशो कितना था, 10% था। अब हमारे पास जो स्टॉक है आउटफिटिंग का 7500 रुपीज़ का, इसके अंदर प्रॉफिट इंक्लूड है, तो हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि इसमें कितना माल ऐसा है जो आया हुआ है क्लोथ से और उसके ऊपर 10% का हम लोगों को स्टॉक रिजर्व निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर 7500 में से ओपनिंग स्टॉक का हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ओपनिंग स्टॉक पर स्टॉक रिजर्व हमें पहले से ही दिया हुआ है। अगर हम ध्यान से देखें तो ओपनिंग स्टॉक 5000 था और उसके ऊपर ओपनिंग स्टॉक रिजर्व 500 है। तो अगर हम देखें तो 10% सीधा सीधा आ रहा है। इसका मतलब कि सारा का सारा माल आउटफिटिंग का ओपनिंग स्टॉक का कहाँ से आया था, क्लोथ से आया था। क्लोजिंग स्टॉक है तो यहाँ से ये भी पता चलता है कि ये रॉ मटेरियल है, क्योंकि अगर फिनिश गुड्स होता तो इसके अंदर वेजेस वगैरह का अमाउंट भी इंक्लूड होता, जो यहाँ से अलग नहीं किया गया है। तो अगर हम ये माने कि क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल है, तो इसके अंदर एक परचेजेस का हिस्सा होगा क्योंकि ये रॉ मटेरियल परचेज किया होगा और एक ट्रांसफर की। तो हमारे पास जो स्टॉक रिजर्व निकल कर आएगा if it is assumed that closing stock of outfitting raw material, माने कि रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल दो टाइप का है, तो 30,000 वाले में प्रॉफिट इंक्लूड है। आउट ऑफ 60,000 यही रेशो हम क्लोजिंग स्टॉक पर लगा देंगे, हमें पता चल जाएगा कितना माल आया है, उसके ऊपर 10% स्टॉक रिजर्व निकल कर आएगा। 50,000 डिवाइड बाय 60,000, 500, 10%, हमारा आंसर आ जाएगा 625। तो 625 की स्टॉक रिजर्व आ जाएगी अगर हम ये एज्यूम करते हैं कि ये रॉ मटेरियल है, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक में ये रॉ मटेरियल ही दिखाई दे रहा है। अगर हम ये एज्यूम करते हैं इज एज्यूम्ड दैट क्लोजिंग स्टॉक इज फिनिश गुड्स, अगर हम ये एज्यूम करते हैं कि ये फिनिश गुड्स है, इस 7500 के अंदर ना केवल परचेजेस और ट्रांसफर होगा, वेजेस एंड सैलरी भी होगा 40,000 एक्स्ट्रा। 50,000 डिवाइड बाय टोटल 1 लाख हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 10,000, 50 और 40 1 लाख की आइटम है, उसमें से 50,000 का स्टॉक बचा है, इंटू 7500 इंटू 10%। तो ऐसी सिचुएशन है हमारा 375 का स्टॉक रिजर्व आएगा। तो आपको क्या करना है, अगर आप रॉ मटेरियल एज्यूम करते हैं तो भी आपको वर्किंग नोट में लिखना पड़ेगा कि आपका क्या है क्लोजिंग स्टॉक, और अगर आप फिनिश गुड्स मानते हैं तो भी रॉ मटेरियल, दोनों वर्किंग नोट में लिख दीजिए ताकि टीचर को पता चल जाए कि आपको मालूम है कि भैया इसका कैसे निकालते हैं क्लोजिंग स्टॉक। और अगर हम ये माने कि इसके पास जैसा कि ओपनिंग स्टॉक है, अगर हम ये माने कि सारा का सारा माल, जैसे कि ये माने कि सारा का सारा माल जैसे ओपनिंग स्टॉक का 5,000 का सीधा है 10%, हम एक और एजम्पशन ले सकते हैं स्टॉक रिजर्व निकालते हुए कि टोटल क्लोजिंग स्टॉक बिलोंग्स टू क्लोथ डिपार्टमेंट। तो हम क्लोजिंग स्टॉक का सीधा 10% 750 रुपीज का स्टॉक रिजर्व निकालते हैं। तो हमारे पास तीनों ऑप्शन है, जो आपके पास सॉल्यूशन दिया गया हुआ है असाइनमेंट में,
उसमें हमने 750 का स्टॉक रिजर्व बना रखा है। हो सकता है पिछले साल परचेजेस ना हो, इस साल हमने परचेजेस कर लिया, तो मैं ये वाला सॉल्यूशन जो वीडियो वाला है वो 625 के हिसाब से बनाकर दे रहा हूँ। तो आपके पास दो आंसर आ जाएंगे, एक 625 के हिसाब से जो वीडियो में है और एक 750 के हिसाब से जो असाइनमेंट में है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं टू स्टॉक रिजर्व ऑन क्लोजिंग स्टॉक, 625 रुपीज की स्टॉक रिजर्व आ जाएगी और हम नेट प्रॉफिट, फाइनल नेट प्रॉफिट कंप्यूट कर लेते हैं। लाख 66,500 1,76,500 माइनस 1000 माइनस ये आ गया 1,26,875। आपको अगर कुछ और स्टॉक रिजर्व निकालते तो उसका आंसर ये नहीं आता, कुछ और आ जाता। अब हम बैलेंस शीट और बनाते हैं, क्योंकि हमसे कहा गया आप बैलेंस शीट भी बनाइए, क्योंकि शेयर कैपिटल दिया हुआ है, कंपनी की है, तो इक्विटी लायबिलिटी साइड में शेयर होल्डर्स फंड आ जाएगा, शेयर कैपिटल आ जाएगी, हमें दी है 2 लाख, 2 लाख की शेयर कैपिटल है। रिजर्व एंड सरप्लस आ जाएगा, जो प्रॉफिट हमारा निकला 1,26,875। और अगर हम देखें लायबिलिटी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो टोटल कर लेते हैं, 3,26,875 असेट साइड में, नॉन करंट असेट्स, करंट असेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आता है, हम पहले फिक्स्ड असेट बोलते थे। के अंदर असेट में अगर हम देखें तो हम लोगों को फर्नीचर एंड फिटिंग दिया हुआ है 15,000, फर्नीचर एंड फिटिंग दिया हुआ है 15,000, और यहाँ पर डेप्रीशिएशन एडजस्टमेंट में नहीं है, ट्रायल बैलेंस के अंदर है, इसका मतलब इसमें से डेप्रीशिएशन ऑलरेडी लेस हो चुका है। इक्विपमेंट है 50,000 के, इक्विपमेंट, और इन्वेस्टमेंट्स है 1,05,000। तो ये हमारी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हो गई, टोटल 1,05,000, 1,70,000 करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में हमारे पास है स्टॉक दोनों डिपार्टमेंट का, क्लोजिंग स्टॉक दो डिपार्टमेंट का 96,000, आउटफिटिंग का, आउटफिटिंग के क्लोजिंग स्टॉक पे हम स्टॉक रिजर्व बना देंगे, तो 7,500 माइनस 625 6,875 टोटल आ जाएगा 1,02,875, और कैश एट बैंक दिया हुआ है 54,000 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में। बैलेंस शीट का टोटल कर लेते हैं, 3,26,875
हमारे पास पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग P&L, जनरल P&L और बैलेंस शीट बनाई स्टॉक रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जिसमें हम लोगों को स्टॉक रिजर्व तो बनाना ही होगा। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस ऑफ द बुक्स ऑफ किशोर, हमें डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, जनरल P&L अकाउंट बनाना है। 31 अक्टूबर 2016 को ईयर एंड हो रहा है, और बैलेंस शीट हमें बनानी है अनरियलाइज्ड डिपार्टमेंटल प्रॉफिट को एडजस्ट करने के बाद, मतलब स्टॉक रिजर्व बनाने के बाद। हमें ट्रायल बैलेंस दिया है जो मैच हो रहा है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्लोजिंग स्टॉक ए में कितना माल बी से आया हुआ है और क्लोजिंग स्टॉक बी में कितना माल ए से आया है, ये बता रखा है। और सेल्स में कितना एक दूसरे को ट्रांसफर किया है मार्केट प्राइस पर, ये भी बता रखा है। ओपनिंग स्टॉक में बता रखा है कितना माल है इंक्लूड एक दूसरे का, और हमें डेप्रिसिएशन के बारे में भी बता रखा है कि कितना डेप्रिसिएशन लगाना है। तो करना शुरू करते हैं। लास्ट पॉइंट जो दिखाई नहीं दे रहा है नीचे का, केवल जो फोर्थ पॉइंट है वो केवल डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है, बाकी सारे पॉइंट आराम से क्लियर है। तो इसमें हम बनाते हैं डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट सबसे पहले, तो जिसमें हम लोग ब्रेकअप ए और बी का अलग अलग कॉलम बनाते हैं। ये डिपार्टमेंटल हमारा ट्रेडिंग अकाउंट हो जाएगा। आप भी साथ साथ करिए। हेडिंग डाल लेते हैं डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक हमें 30 और 40,000 दिया हुआ है। इसके बारे में एक इंफॉर्मेशन है पॉइंट नंबर 3 में, वो देख लेते हैं क्या लिखा है। ओपनिंग स्टॉक डिपार्टमेंट ए और बी में माल है 10,000 और 15,000 का, जो इन्होंने बी और ए से रेस्पेक्टिवली दूसरे डिपार्टमेंट से लिया है एट कॉस्ट टू ट्रांसफरर। देखिए ए ने सपोज बी को ट्रांसफर किया, तो ए ट्रांसफरर है और बी ट्रांसफरी है। अगर हम बात करें कि कॉस्ट टू ट्रांसफरर, इसका मतलब ये कॉस्ट पर है, और अगर कॉस्ट पर है इसका मतलब स्टॉक रिजर्व बनाने की जरूरत ओपनिंग स्टॉक पर नहीं है। अगर लिखा होता है एट कॉस्ट टू ट्रांसफरी, मतलब बी, ए ने बी को माल दिया और बी की कॉस्ट पर इंक्लूड है, तो इसका मतलब वो सेलिंग प्राइस पर है, ए का सेलिंग प्राइस, तो हम स्टॉक रिजर्व इस पर बनाते। तो 30 और 40,000 लिख लेते। फिर परचेजेस आती है। अब परचेजेस और सेल दिया है, लेकिन एक दूसरे को जो ट्रांसफर किया है वो नहीं दिया, अलग से ट्रायल बैलेंस दिया है। इसका मतलब जो एक दूसरे को ट्रांसफर किया है वो परचेजेस और सेल की वैल्यू में इंक्लूडेड है।
सेकंड पॉइंट में लिखा है ए की सेल में जो इन्होंने बी को ट्रांसफर किया वो 2 लाख है, इसमें 2 लाख ट्रांसफर किया हुआ है, जो ट्रांसफर किया है वो है 2 लाख, और सेल बी में जो दूसरे को ट्रांसफर किया है वो 3 लाख है। तो जब इन्होंने ट्रांसफर किया है तो क्रेडिट में लिखा, तो जिसको मिला है वो डेबिट में भी तो लिखेगा, लेकिन डेबिट में हमें परचेजेस कहीं के अलावा कुछ नहीं दिया, इसका मतलब परचेजेस में इंक्लूड है। तो मैं क्या करता हूं, परचेजेस फ्रॉम आउटसाइडर्स अलग से लिख लेता हूं। जब ए ने 2 लाख का ट्रांसफर किया है तो बी को मिला होगा वो 2 लाख का माल और परचेजेस में इंक्लूड होगा, और जब बी ने 3 लाख दिया है तो वो ए की परचेजेस में इंक्लूड होगा। तो ए की परचेजेस टोटल 10 लाख है, उस 10 लाख में से 3 लाख बी से आया है, तो इसका मतलब 7 लाख बाहर से खरीदा है। ऐसे ही आउट ऑफ 15 लाख 2 लाख है तो 13 लाख बाहर से आया है। और यहां पर अब मैं लिख देता हूं ट्रांसफर फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट 3 लाख एंड 2 लाख, तो वही आ गया टोटल अमाउंट 10 लाख एंड 15 लाख। अगर हम इसको अलग अलग नहीं करते तो भी बहुत बड़ी बात नहीं होती, लेकिन ऐसा करने से प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो गई, क्योंकि जो एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं वो सेल और परचेजेस नहीं होती है, चाहे वो सेलिंग प्राइस पर हो तब भी इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर होता है। अब बाय सेल्स करते हैं तो इसकी सेल्स है 18 लाख और 29 लाख बाय ट्रांसफर टू अदर डिपार्टमेंट 2 लाख एंड 3 लाख। जनरल एक्सपेंसेस पी एंड एल में आएंगे, जो बाकी की सब चीजें हैं वो पी एंड एल में आएंगी। क्लोजिंग स्टॉक लिख लेते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक के लिए लिखा है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ए इज 1,30,000 इंक्लूडिंग गुड्स फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट। तो इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक है तो टोटल 130 ही, तो 130 लिख लेते हैं। और जो दूसरा डिपार्टमेंट है बी, उसका स्टॉक है 2,60,000, टोटल कर लेते हैं। तो हमारा ए का क्रेडिट साइड का टोटल 18 to 20 21,30,000 आ गया, और बी का 29 और 3 32 और 2 34,60,000। ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं। जो डिपार्टमेंट ए है उसका प्रॉफिट निकालते हैं 21,30,000 माइनस 30,000 माइनस 10 लाख मतलब 11 लाख, और डिपार्टमेंट बी 34,60,000 माइनस 40,000 माइनस 15 लाख मीन्स 19,20,000। तो ये था हमारा डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट। अब हम बनाते हैं पी एंड एल अकाउंट।
हमसे जनरल P&L ही बोला गया सीधा बनाने को, तो जनरल P&L अकाउंट बना लेते हैं। बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ए का 11 लाख, बी का 19,20,000, $30,20,000। जनरल एक्सपेंसेस $14 लाख। डेप्रिसिएशन जो एक पॉइंट मैंने बताया था कि नीचे है, डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 5%, फर्नीचर 10%। लैंड एंड बिल्डिंग 1,25,000 का 5%, 6,250। फर्नीचर का 10%, 2,500। $8,750। जैसा कि हमें पता है ओपनिंग स्टॉक पर तो हमें स्टॉक रिजर्व बनाना नहीं है, क्योंकि वो ट्रांसफरर की कॉस्ट पर था। क्लोजिंग स्टॉक में लिखा है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ए डिपार्टमेंट इंक्लूड गुड्स फ्रॉम बी एट कॉस्ट टू ए। ए के पास जो माल आया है वो ए की कॉस्ट पर है, मतलब बी का सेलिंग प्राइस, और लिखा भी है कि एक दूसरे को मार्केट प्राइस पर ट्रांसफर करते हैं। तो वर्किंग नोट में सबसे पहले हमें जीपी रेशो निकालना पड़ेगा दोनों डिपार्टमेंट का। डिपार्टमेंट ए का जीपी है डिपार्टमेंट ए का जीपी है 11 लाख। जीपी को सेल्स से डिवाइड किया जाता है। सेल का मतलब होता है जो प्रॉफिट लेकर के माल बेचा गया है। इनकी सेल 18 लाख है ए की, साथ ही साथ 2 लाख भी है क्योंकि ये भी सेलिंग प्राइस पर है। तो जो प्रॉफिट है वो इसमें भी इंक्लूडेड है। तो 11 लाख डिवाइड बाय 20 लाख इंटू 100, 55%। बी का 19,20,000 डिवाइड बाय 32 लाख, 60%। तो हमें ये तो पता चल गया ए का जीपी रेशो कितना है और बी का जीपी रेशो कितना है। अब स्टॉक रिजर्व निकालते हैं। इन स्टॉक ऑफ ए के स्टॉक में कितना स्टॉक रिजर्व है। फर्स्ट पॉइंट में बताया है कि ए का स्टॉक 1,30,000 है, जिसमें से 40,000 रुपए का माल बी से आया है।
बी ने 60% प्रॉफिट लिया होगा, यहाँ स्टूडेंट 55% लगा देते हैं। जो हमारे पास माल आया है बी से, उस पे बी ने 60% प्रॉफिट लिया होगा, क्योंकि बी का जीपी रेशो 50% है। और स्टॉक ऑफ बी हमारा है 260, जिसमें से 90,000 ए से आया है और उसने 55% लिया होगा। तो 49,500 स्टॉक रिजर्व आएगा बी के स्टॉक में जो ए ने कमाया है। तो टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व in the stock of A 24,000, B 49,500, 73,500। नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो मेरे पास जो टोटल आया वो 30,20,000 आया। नेट प्रॉफिट माइनस 14 लाख माइनस 8,750 माइनस 73,500, तो 50,37,750 मेरा नेट प्रॉफिट आ गया। क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाने को भी बोला गया है। तो इंडिविजुअल है किशोर, कोई इसमें हमें कंपनीज एक्ट के हिसाब से बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है। बैलेंस शीट ऑफ किशोर एज एट 31st October 16, कैपिटल 4 लाख, और हमारे पास इसमें इंडिविजुअल है तो कैपिटल में प्रॉफिट को ऐड कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट को ऐड कर लेते हैं जो प्रॉफिट हुआ है, और ये है 15,37,750। और ड्राइंग्स को लेस कर लेते हैं। लाख 80,000, तो 15,57,750 आ जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग असेट में आ जाएगा 1,25,000 लेस डेप्रिसिएशन 6,250, 1,18,750 फर्नीचर 25,000 माइनस डेप्रिसिएशन 2,500,
22,500। ओपनिंग स्टॉक आ चुका ट्रेडिंग में, परचेजेस सेल्स आ चुका, जनरल एक्सपेंसेस आ चुका है, सन्ड्री डेटर्स $2 लाख, सन्ड्री क्रेडिटर्स 1 लाख, और कैश एट बैंक 10 लाख। स्टॉक, जो स्टॉक है दोनों का मिलाकर वो है 1,30,000 and 2,60,000 means 3,90,000। 3,90,000 का स्टॉक है माइनस स्टॉक रिजर्व जो हमने निकाला था 73,500। 73,500 दोनों की स्टॉक रिजर्व का टोटल है। 3,90,000 minus 73,500, 3,16,500। टोटल करके देख लेते हैं कि आ रहा है या नहीं। 10 लाख कैश एट बैंक, 2 लाख क्रेडिटर्स, 22,500 and 1,18,750। तो 16,57,750 तो यहाँ का टोटल आ गया। लाइबिलिटी का भी यही आ रहा है 16,57,750। तो ये हमारा था क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में इस टाइप के सिंपल क्वेश्चन काफ़ी आते हैं जिसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं करना था।